प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जो चंद्रवृदाई द्वारा कृत जो रचना है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में उनके क्या विचार है, उनके क्या मौलिक विचार है। उन्होंने इनके संदर्भ में भाषागत विशेषताओं को लेकर, इसके घटनाओं के क्रम को लेकर और इसमें उल्लेखित विभिन्न प्रकार के जो संवाद है, संवादों से लेकर विभिन्न प्रसंगों को लेकर आचार्य शुक्ल जी क्या विषय रखते हैं, उसी के संदर्भ में आज हम मंत्रणा करेंगे। साथियों, शुक्ल जी का दृष्टिकोण अत्यंत अपरिहार्य है किसी भी विद्यार्थी के लिए अध्ययन करना, और परीक्षाओं में विगत वर्षों में अनेक जो प्रश्न पत्र है उसमें अनेक प्रश्नों का जो क्रम है वो शुक्ल जी की पुस्तक के माध्यम से पूछा जाता रहा है। तो आज आपके समक्ष है विद्यार्थियों कि चंद्रवृदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की जो मौलिक दृष्टि है वो किस प्रकार कार्य करती है। सबसे पहले विद्यार्थियों, चंद्रवृदाई, और आप इस बात से भली भांति परिचित है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये एक विवाद का विषय रहा है, और विवाद का सबसे बड़ा कारण है इसकी प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और इसकी अर्ध प्रामाणिकता। अब विवाद क्यों है, विवाद के कारण क्या है, वो इसके इतिहास विषय को लेकर भी है, साथ ही साथ इसकी भाषा पद्धति को लेकर भी। एक यह भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए विद्यार्थियों की, पृथ्वीराज रासो चूंकि साहित्य के भीतर इतिहास की जो रचना है उसमें कल्पना का समावेश करके उसको उसकी रचना की जा सकती है। अब पृथ्वीराज रासो में विवाद क्यों है, विवाद का सबसे बड़ा कारण है इसकी भाषा शैली जो अलग अलग प्रसंगों में बदलती रहती है। इससे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा इसकी रचना नहीं की गई, इसीलिए विवाद उभर जाता है। और इसमें जो प्रामाणिकता है, जो इतिहास, जो विधि सम्मत घटनाएं हैं उसमें सरलता से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें पात्रों के नाम से लेकर उसके माता पिता, उसके पुत्रों जो संबंध है, इसमें भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसीलिए भी इस रचना को लेकर अनेकों बार जो आक्षेप है वो लगते रहे हैं। तो आचार्य शुक्ल की दृष्टि में हम समझेंगे। सबसे पहले शुक्ल जी कहते हैं कि 1225 से लेकर 1249 जो विक्रम संवत है उसके मध्य जो रचना कर्म है वो चंद्रवृदाई ने इस रचना का किया है, या इस रचना को लिखने का कार्य किया है। इनका जो चंद्रवृदाई का जो रचना कर्म है वो 1225 से लेकर 1249 ईस्वी के मध्य निर्धारित करते हैं। ये कहते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रवृदाई, और साथ ही साथ जो पृथ्वीराज रासो है वो प्रथम महाकाव्य है। अब शुक्ल जी यहाँ अपने विषय को 100% तरीके से नहीं रखकर एक होगा होगी इस प्रकार एक संकेत मात्र प्रदान करते, एक संभावना व्यक्त करते हैं कि ये प्रथम महाकवि माने जाते हैं। उन्होंने खुद दृष्टिकोण नहीं दिया, अन्य के दृष्टिकोण को अपने मत के स्वरूप में व्यक्त करने का कार्य किया है कि वो प्रथम महाकवि माने जाते हैं और प्रथम महाकाव्य ये है। आगे है विद्यार्थियों कि चंद्र दिल्ली के अंतिम सम्राट है और पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि है। जो चंद्र है वो जो अंतिम हिंदू सम्राट है, चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज के सामंत एवं राजकवि माने जाते हैं। चंद्र के संदर्भ में यहाँ उल्लेख है ये भट्ट जाति के हैं और जगात गोत्र से हैं। ये भी आप ध्यान रखें, ये भट्ट जाति में इनका जन्म हुआ है और उनकी जो गोत्र है वो जगात गोत्र है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है कि भाई इनके पूर्वज कहाँ के थे, तो पंजाब के। इनका जन्म कहाँ हुआ, लाहौर में इनका जन्म। अनेक जो इनकी प्रामाणिकता का जो विवाद चलता है जिनकी भाषा शैली को लेकर, ऐसे कहते हैं कि इनकी जो रचना है इस रचना में अनेक अरबी और फारसी के शब्द निहित है। तो उसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि भाई चूंकि ये लाहौर में इनका जन्म हुआ है तो इनकी जो पुस्तक है उसके भीतर फारसी और अरबी का समावेश होना स्वाभाविक है। ऐसे भी अनुमान और विषय अनेक विद्वानों के माध्यम से लगाया जाता है। ऐसे किंवदंती है और पुस्तक में उल्लेख कि पृथ्वीराज का जन्म और चंद्रवृदाई का जन्म एक ही दिवस के दिन हुआ था, एक ही दिवस में हुआ, और साथ ही साथ इन्होंने संसार का त्याग भी एक ही दिन किया था। आगे है विद्यार्थियों कि ये पृथ्वीराज चौहान के जो राज कवि ही नहीं अपितु उनके अत्यंत घनिष्ठ मित्र सामंत भी थे, और षड्भाषा, व्याकरण, काव्य अर्थात काव्य निरूपण के संदर्भ में ये अत्यंत विद्वता रखते थे और अनेक विद्याओं में ये पूर्ण रूपेण पारंगत थे। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं अपनी पुस्तक में।
आगे है कि चंद्रप्रदायी जालंधरी देवी का इनके इष्ट था, और ऐसा भी माना जाता है कि ये इष्ट अदृष्ट काव्य की रचना कर सकते थे, और रचना करने के पीछे जो प्रमुख कारण था वो जो जालंधरी देवी है वो इनकी इष्ट थी, ऐसा माना जाता है। आगे है विद्यार्थियों की भी पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि ये 6000 पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है, और इसमें 69 समय अध्याय, और उसके मुख्य जो छंद है उनका क्रम इन्होंने निर्धारित किया है: कवित्त, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाथ, आर्या इत्यादि। एक संभावित प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे विद्यार्थी, क्योंकि विषय वस्तु अनेक प्रकार से पूछी जा सकती है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल की दृष्टि में जो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा असंगत है या संगत है। उसमें प्रश्न दिया जा सकता है कि ये 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है, 69 समय है, और जो मुख्य छंद है उनका क्रम कवित्त, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाह इत्यादि माना है, और चौथा कुछ भी भिन्न विकल्प देकर आपसे पूछा जा सकता है। आगे है विद्यार्थियों कि जैसे कादम्बरी के संदर्भ में प्रसिद्ध है कि इसका पिछला भाग इसके पुत्र के माध्यम से पूरा किया गया, ऐसा ही माना जाता है कि रासो का जो पूर्ण भाग है वो जलहन के द्वारा संपन्न किया गया। ऐसे कैसे पंक्ति पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, वह आप ध्यान रखें। आगे है साथियों कि रासो के अनुसार शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गए, और पीछे कुछ दिनों के उपरांत चंद भी वहां आए थे, और उस समय उन्होंने अपनी पुस्तक का जो कार्य है, लेखन का पूर्ण करने का कार्य है, वो जलन के हाथ में दिया था, और उसको सौंपे जाने का उल्लेख भी पुस्तक में मिलता है। यह आप पंक्ति को आप भली भांति ध्यान रखिए: पुस्तक जलन हत दे चली गजन नृप राज, ऐसा उल्लेख है। आगे है विद्यार्थियों पृथ्वीराज रासो के अंदर एक बात विशेष रूप से लिखी गई है कि जो चौहान वंश है, इन चौहान वंश का जो उदय है वो यज्ञ कुंड के माध्यम से, अर्थात अग्नि कुंड के माध्यम से। आगे इसके संदर्भ में आ जाएगा विद्यार्थी वैसे, तथापि मैं लिख देता हूँ: यज्ञ कुंड या अग्नि कुंड से इनका उदय है वो निर्धारित किया जाता है। और ये अत्यंत विवाद का विषय भी है, क्योंकि भिन्न भिन्न, कोई इनको सूर्यवंशी मानते हैं, कोई इनको चंद्रवंशी मानते हैं, ऐसे करके भिन्न भिन्न जो विद्वान है, भिन्न भिन्न जो शिलालेख है उसमें भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हमें ज्ञात होता है। आगे है साथियों कि वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मिलान नहीं होता है, इसीलिए आचार्य शुक्ल जी इसको 16वीं शताब्दी का एक जाली ग्रंथ, ये जाली शब्द है वो 3-4 बार आएगा विद्यार्थियों, आप ध्यान रखिए कि अब इन्होंने शुक्ल जी ने, आप समझो कि शुक्ल जी ने इसको जाली ग्रंथ क्यों ठहराया है, क्योंकि जो ऐतिहासिक तथ्य जिस समय घटित हुए थे उस समय की जो तिथियां हैं वो उनमें पारस्परिक जो संबंध होना चाहिए था वो संबंध एक रूपता नहीं पाई जाती। अर्थात इतिहास के जो ग्रंथ है उसमें हम पढ़ते हैं कि इतिहास की तिथि यह है, इनका जन्म अब इस समय हुआ, मृत्यु इस समय, इस प्रकार की जो तिथियों का जो क्रम है वो इसमें असंगत है, और इसी कारण शुक्ल जी इनको जाली ठहराते हैं। एक तो है विद्यार्थी ध्यान रखिए, एक तो तिथि क्रम के आधार पर इनको असंगत ठहराते हैं, और दूसरा है कि एक चंगेज, तैमूर आदि जो नाम है ये नाम भी इसमें आते हैं, जबकि ये काफी पीछे इनका कार्यकाल रहा था, तदुपरांत भी इनके जो नाम है वो इस ग्रंथ में अनेक जगह उच्चारित हुए हैं, इसी कारण इसको जाली ग्रंथ शुक्ल जी ने ठहराया। ये दो चीज़ों का, दो तथ्यों के आधार पर ये जाली कहते हैं। पहला है ऐतिहासिक तिथियों से मिलान नहीं होना, और दूसरा है इसके रचना क्रम के काफी पश्चातवर्ती जो शासक है उनका भी नाम का जिक्र है उक्त ग्रंथ में अनेक जगह संदर्भित होता है। इन्हीं पहलुओं को लेकर ये इसको जाली ग्रंथ ठहराते हैं। आगे है साथियों कि पंडित राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद आहूजा रासों में वर्णित जो घटनाएं हैं उनको पूर्ण रूपेण भाटों की कल्पना मानते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रासों में वर्णित घटनाओं संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मात्र इसी रूप में कौन मानते हैं, तो उत्तर होगा गौरीशंकर हीराचंद आहूजा। इसी कारण से ये अप्रमाणिक इस ग्रंथ को शुक्ल जी के साथ में मान लेते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए प्रमाणिकता के दायरों में कौन कौन मानते हैं, तो गौरीशंकर विष्णुलाल पांड्या इसको, आप समझे ध्यान रखिए, विष्णुलाल पांड्या इसको
प्रमाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु इसको प्रमाणिक मानते हैं। इसी प्रकार इसको अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। इसको अप्रमाणिक कौन मानते हैं तो इसको रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा मानते हैं, श्यामल दास। इस प्रकार ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनका आप भली भांति ध्यान रखें। इसके अप्रमाणिक संदर्भ में एक चीज़ें और भी वर्णित है कि जब जयानक है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय का रचना कर्म संपन्न किया था, और उसमें जो तिथियां हैं वो एकदम संगत है और एकदम उपयुक्त है, और वो सत्य जो कोष है वो माना जाता है। और उसमें जो तिथियां हैं और इसमें जो तिथियां, उनमें अनेक जो भेद है। ये है कि काव्य लिखा था जो पूरा नहीं मिलता है, उसमें जो संवत और घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक जो खोज के अनुरूप एकदम सही ठहरती है। इसी कारण इसको पृथ्वीराज रासों में विवाद का विषय रहता है। विवाद का अनेक प्रसंग है, जैसे इसमें कपूरी देवी नाम लिखा गया है। पृथ्वीराज की जो माता है उसका नाम कपूरी देवी माना जाता है, और ऐसा उल्लेख पृथ्वीराज विजय है जो जैनिकृत है उसमें मिलता है। हांसी के अभिलेख में भी ऐसा उल्लेख मिलता है, इसीलिए ये प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसके उलट अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो पृथ्वीराज रासों के भीतर जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी माता का नाम कमला देवी का उल्लेख मिलता है। इससे ये ध्यान पड़ता है कि कहीं कहीं जगह बहुत सारी जो तिथियां हैं, बहुत सारे नाम है वो असंगत हो जाते हैं। अब किन किन कारणों से शुक्ल जी इसको अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं उसका जिक्र भी इन्होंने दिया है। एक तो विद्यार्थियों की सोमेश्वर का दिल्ली जाना और वहां अनंगपाल की पुत्री से विवाह करना। अनंगपाल की दो पुत्रियां मानी जाती है, उसमें एक कमला और एक विजया, इसमें उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासों में। और उसमें जो अनंगपाल की जो पुत्री है कमला का विवाह सोमेश्वर से हो जाता है, ये भी असंगत माना जाता है। दूसरा ये भी असंगत है कि पृथ्वीराज चौहान जो नाती है अनंगपाल के, उनको ये ले जाते हैं और गोद ले लेते हैं, ये भी एक विवादास्पद विषय है। राणा समर सिंह का जो जिक्र होता है समकालीन दृष्टि से, ये भी असंगत ठहरता है। इसके अतिरिक्त उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता का हरण करने का जो उल्लेख है, स्वयंवर का आयोजन होता है और संयोगिता को मूर्ति पर चिढ़ाने के लिए जो जयचंद है वो मूर्ति रख देते हैं पृथ्वीराज चौहान की। अंत में संयोगिता उस पर मूर्ति पर वरमाला डाल देती है, उसके पश्चात इसका हरण करके पृथ्वीराज चौहान ले जाते हैं। ऐसा एक भी उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। इसके अतिरिक्त साथियों इसमें अनेक प्रसंग है जो विवादास्पद है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और जो शहाबुद्दीन गौरी है उसके मध्य युद्ध का सबसे बड़ा कारण है, वो कारण इसमें जिक्र किया गया है कि एक हुसैन शाह नाम का पठान है, वो पठान एक सुंदरी पर आसक्त था और उसी सुंदरी पर आसक्त था गौरी। अब दोनों उस पर आसक्त थे, तो हुसैन शाह ने उसके राज दरबार का त्याग करके वो शरणागत के रूप में पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आ जाते, और गौरी उनको कहता है कि इनको दोनों को यहाँ से भगाओ। किंतु पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि भाई शरणागत का मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ, चाहे विभीषण का मुझे झेलनी पड़े। तो इसी क्रम में फिर बाद में इनके विवाद हुआ था और वो लड़ाई का कारण बनता है, ऐसा उल्लेख पृथ्वीराज रासों के भीतर होता है। और आचार्य शुक्ल जी भी इसका जिक्र अपने ग्रंथ के भीतर करते हैं। आगे है विद्यार्थियों की आबू में जो यज्ञ हुआ था उसमें अग्निकुंड से इनका उल्लेख मिलता है, जबकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि चौहान, सोलंकी, कुलो आदि की जो प्राचीन राजाओं के जो शिलालेख के माध्यम से या तो सूर्यवंशी ठहरते हैं या चंद्रवंशी, अग्निकुल का उल्लेख है वो केवल और केवल विद्यार्थियों इसी के भीतर मिलता है। आप ये भी ध्यान रखिए। जन्म काल को लेकर चाहे पृथ्वीराज चौहान है उसका जन्म समय हो, चाहे इनका दिल्ली गोद जाने का समय हो, चाहे इनका कन्नौज जाने का समय हो, चाहे शहाबुद्दीन के साथ युद्ध का उल्लेख हो, ये सारे जो संवत है जिनका उल्लेख शुक्ल जी कर रहे हैं, ये सारे विवादास्पद है और शिलालेख के अनुसार इनकी तिथियां वो भिन्न ठहरती है। अब इन तिथियों के संदर्भ में जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है जो इसको प्रमाणिक मानते हैं, वो कहते हैं कि ये जो रासों में जो सब संवत है उसमें 90 से लेकर 91 वर्ष का अंतर है, उसके लिए एक नियम भी देते हैं। और इसके लिए एक वो पंक्ति का उल्लेख करते हैं, एक दोहे का उल्लेख करते हैं जो रासों के भीतर संकलित है। एकादश से पंचदह विक्रम साह आनंद, तिहि रिपुजय पूर हरन,
को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। ऐसा करके वो पृथ्वीराज रासो को 90-91 वर्ष का आनंद संवत की कल्पना करते हुए इसको यथार्थ या सत्य और प्रमाणिक ठहराते हैं पृथ्वीराज रासो को। किंतु फिर शुक्ल जी कहते हैं कि बात संवत की नहीं है। संवत को अगर सत्य भी मान लिया जाए तो इतिहास के जो विरुद्ध जो कल्पित घटनाएं उनका क्या कहा जा सकता है, ये भी एक प्रश्न बनने योग्य है। इतिहास विरुद्ध जो कल्पित घटनाएं भरी पड़ी है उनके संदर्भ में हम क्या कहें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी को इसी रूप में याद करें कि मानो इतिहास नहीं है रासो, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथ में सत्य घटनाओं बिना प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जा सकता है। जयाना का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, पर उसमें घटनाएं ठीक ठीक और एकदम उपयुक्त उल्लेखित है। ऐसा करके वो करते हैं। आप ध्यान रखें विद्यार्थियों, शुक्ल जी के दृष्टिकोण में जो सही घटनाएं हैं उसको उसी रूप में उल्लेख करना चाहिए, उसमें बिना किसी प्रयोजन के। अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसका आशय है कि वो अप्रामाणिक है। आगे कहते हैं कि इस ग्रंथ के संदर्भ में और कुछ भी कहना असंगत होगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ पूरा का पूरा जाली है। पुनः ये जाली ठहरा देते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ पद्य चंद के बिखरे पड़े हो और उनका पता लगाना असंभव हो। ये ग्रंथ किसी समसामयिक रचना समसामयिक कवि के माध्यम से की गई और पीछे से किसी ने कुछ जोड़ दिया हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु फिर भी इसमें बहुत सारा फेर बदल है, इसके आधार पर इसको जाली ठहरा देते हैं। एक शब्द का उपयोग करते हैं इस ग्रंथ के संदर्भ में कल्पित भट्ट भणंत के रूप में इस शब्द का जिक्र करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किस ग्रंथ और किस कवि के संदर्भ में कल्पित भट्ट भणंत शब्द का उपयोग किया गया, तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ। भाषा के संदर्भ में भी एक विवादास्पद स्थिति है, क्योंकि भाषा बड़े बचकाने ढंग की है जिसमें व्याकरण का किसी प्रकार की कोई नियमावली का उपयोग नहीं किया गया। साथ ही साथ विद्यार्थियों जो दोहे हैं और जो कवित है उनके पास साथ फिर भी ठीक ठहराते हैं शुक्ल जी। किंतु कहते हैं कि त्रोटक और आदि जो छंद है उनमें अनुस्वरांत का जो मनमाना प्रयोग किया जाता है, मानो संस्कृत और प्राकृत की पूर्णतः नकल की हो। इस प्रकार ये दोहे के भीतर जो भाषा शैली है उसके संदर्भ में भी शुक्ल जी पूर्णतः असंतुष्ट नजर आते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों कई भाषा आधुनिक साक्ष्य में ढली हुई है, कई क्रियाओं के नए रूप है, कई भाषा अत्यंत प्राचीन है और कहीं प्राकृत और अभ्रंश शब्दों का प्रयोग है, कहीं पर शब्दों और विभक्तियों का लोप है। ऐसा करके शुक्ल जी कहते हैं कहीं पर भाषा नए रूप में है, कई क्रियाएं नए रूप में है, कई क्रियाएं पुराने रूप में है, कई जो शब्द है उनमें शब्द विभक्तियां और जो रूप है वो पुराने रूप में प्रचलित दिखाई देते हैं। कहीं उनकी जो शैलियाँ हैं, उनकी जो लिपियाँ, उनका भी लोप दिखाई देता है। इससे इनकी जो भाषा शैली है वो एक प्रकार की दृष्टिगोचर नहीं होती है। और अंत में कहते हैं ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों कि ये ग्रंथ भाषा के इतिहास की दृष्टि से और साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ये किसी भी काम का नहीं है। आगे विद्यार्थी एक बहुत महत्वपूर्ण है तथ्य कि पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से लेकर 1913 के मध्य राजस्थान में राजपूताने में आते हैं और ऐतिहासिक काव्य की खोज की 3 यात्राएं करते हैं। और उसका जो विवरण है वो एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से छपा भी था। और उसमें जो पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत सारा लिखा है। वो कहते हैं कि जो चंद है वो चंद मगध से आया हुआ ये बताते हैं। आप ध्यान रखिए कि हरप्रसाद शास्त्री ने अनुसंधान और सर्वे का कार्य किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। उनका जब लेख है वो कहाँ प्रकाशित हुआ? एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के माध्यम से। उसमें चंद के पूर्व पुरुषों को कहाँ से आगमन ये बताते हैं, तो आप ध्यान रखें मगध के माध्यम से। ये भी कहते हैं कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ है और इनके जो पिता है वो सोमेश्वर थे जो राजपूता में आ गए थे। और इनके जो मंत्री थे वो चंद्र इनके मंत्री कहे जाते हैं, जो सखा और राजकवि भी है। ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एक आप ध्यान रखिए, आचार्य शुक्ल अपनी पुस्तक में लिखते हैं और हरप्रसाद शास्त्री ने जो विवरण प्रस्तुत किया, लेख जो प्रकाशित किया, उसी के संदर्भ को इसमें उल्लेखित करते हुए कहते हैं कि जो नानूराम भाट है उनकी शास्त्री जी से भेंट हुई थी। और नानूराम भाट कौन है? ये इनके वंशज ही अपने आप को ये मानते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आचार्य शुक्ल जी की जो पुस्तक है उसमें वंशज के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो नानूराम भाट इनका उल्लेख मिलता है। और उनसे एक वंश वृक्ष जो प्राप्त होता है उसका उल्लेख भी, एक पूरा अगर वंश वृक्ष देखना चाहे तो आप पुस्तक में पढ़े। यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख किया है। दैती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इस प्रकार वंश
इक चल गुण बावरो गुण समुद्र ससबान। इस प्रकार का उल्लेख ये अपनी पुस्तक के माध्यम से करते हैं। एक विद्यार्थी आप ध्यान रखिए, पृथ्वीराज रासो है उसमें चंद के 10 पुत्रों का उल्लेख भी मिलता है। और सूरदास की जो साहित्य लहरी की एक टीका आती है, उस टीका में सूर वंशावली दी गई है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सूरदास की साहित्य लहरी टीका में एक पद है जिसमें सूर की वंशावली भी दी गई है और पृथ्वीराज रासो में चंद के 10 पुत्रों का उल्लेख का नाम भी दिया हुआ है। ऐसा नानूराम भाट कहते हैं कि चंद के 3 या 4 हजार श्लोकों की संख्या में अपना काव्य पूर्ण किया था और पीछे अर्थात चंद्र ने केवल 3-4 हजार श्लोक ही लिखे थे, उसके बाद में उनके लड़कों ने 10 समयों में इसको लिखकर पूरा किया था। और नानूराम हरप्रसाद शास्त्री और साथ ही साथ इस पुस्तक का जो जिक्र करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि अकबर ने जब इस ग्रंथ के बारे में सुना था तो उत्साहवर्धन या उत्साह प्रदर्शन के स्वरूप उसने अनेक जो रासो ग्रंथ है उनकी रचना का आदेश भी प्रदान किया था कि भाई इसी प्रकार का रासो ग्रंथ है उसकी रचना की जाए, ऐसा उल्लेख भी इसमें मिलता है। आगे है साथियों, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में जो नानूराम भाट है उन्होंने एक पुस्तक, वो कहते हैं कि मेरे पास इसकी जो असली प्रति है वो हरप्रसाद शास्त्री को भेंट भी करते हैं, परंतु जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें उटपटांग और रद्दी के रूप में हरप्रसाद शास्त्री को महसूस होती है। तो आप ध्यान रखिए, इनके जो सर्वे के संदर्भ में हरप्रसाद शास्त्री अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं, तो इसके प्रकरण को भी आप अपने स्मृति में आवश्यक रूप से रखें। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद्मावती समय के जो प्रमुख है वो पद्य पंक्तियां जो शुक्ल जी की पुस्तक में उल्लेखित है। हिंदुआन थान उत्तम देश तह उड़ित डुग दिल्ली सुदेश, मनु कला ससबान कला 16 सो बनिए बाल बे ससीता समीप। ये इस प्रकार दे रखी है। इसका कुटिल के सुदेश रचित पिक सत कमल गंध वय संध हस गति चलत मंद मंद, सेत वस्त्र सोए शरीर नस स्वाति मन बूंद जस, भ्रमर भ्रमही बुलही स्वभाव मकरंद वास सच। ये एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य का जो अत्यंत ही अप्रतिम जो चित्रण है उक्त पंक्तियों में मिलता है। अब विद्यार्थियों, पृथ्वीराज जो रासो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली पर चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ी टाइपिंग टंकण में जो अशुद्धियाँ हो जाती है वो आप ध्यान रख के विद्यार्थी हो जाती है कि पृथ्वीराज रासो की चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या मानते हैं। तो आप हम भली बात परिचित हो चुके हैं कि अग्निकुंड के संदर्भ में उल्लेख करते हैं। अकबर ने जब इस ग्रंथ को सुना तो उत्साहवर्धन के रूप में अनेक जो रासो ग्रंथों की रचना के लिए उन्होंने आदेश प्रदान कर दिया था। ये किस ग्रंथ के संदर्भ में है तो आप ध्यान रखिए, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ था। हरप्रसाद शास्त्री को किससे प्राप्त हुआ था? नानूराम भाट, नानक राम, नानाराम, नानूराम भाट। तो सादृश्यता के आधार पर उक्त जो प्रश्न का निर्माण यदा कदा हो जाते हैं इस प्रति के, तो आप ध्यान रखिए नानूराम भाट, नानूराम भाट। ये ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास की दृष्टि से न साहित्य के इतिहास की दृष्टि से किसी काम का है, ऐसा कौन उल्लेख करते हैं? रामचंद्र शुक्ल ऐसे कथन भी आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि ये ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास की दृष्टि से न साहित्य की जिज्ञासुओं के किसी काम का है, तो ये कथन किस पुस्तक के संदर्भ में है? तो आप ध्यान रखिए पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रकार आज हमने साथियों चंद्रवृद्धायीकृत पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में अध्ययन किया है। साथियों आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपके समक्ष आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।